नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में, जो आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास रहा चुनावी मैदान में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इसमें राहुल गांधी की नागरिकता और हाल ही में मानहानि मामले में उनकी सजा को लेकर नामांकन पर सवाल उठाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सवाल किया गया है कि चुनाव आयोग के जरिए राहुल के नामांकन को कैसे वैध माना जा सकता है। राहुल ने शुक्रवार को रायबरेली से नामांकन किया है। राहुल गांधी के नॉमिनेशन पेपर को 2 आधारों पर रद्द करने की मांग किया है। प्रथम आधार यह है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और उस नाते संविधान के अनुच्छेद 102 संपठित धारा 83 आदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट राहुल गांधी चुनाव लड़ने के अयोग्य है। हमने ये भी कहा है कि यद्यपि राहुल गांधी का कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, लेकिन उनको अफजल अंसारी जैसा आदेश नहीं दिया है कि वे दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरा एक मैटर था, 2006 में राहुल गांधी ने इंग्लैंड में एक इनकम टैक्स दाखिल किया था। बैकअप्स कंपनी एक बनाया था उन्होंने, जिसमें वो डायरेक्टर थे। उसमें उन्होंने जो नेशनलिटी का कॉलम था उसमें उन्होंने ब्रिटिश लिखा था। तो इस आधार हमारा कहना था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, क्योंकि जो संविधान के हिसाब से एक भारतीय नागरिक ही लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एक और जहां राहुल गांधी के नामांकन पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी आज यूपी के इटावा में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था। लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना के निजामाबाद से कांग्रेस पर निशाना साधा और आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर भी तंज कसा। क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा मोदी जी बहुमत में आएंगे तो रिजर्वेशन हटा दी। अरे भाई, अक्कल कहां घास चरने गई है। मोदी जी के पास 10 साल से पूर्ण बहुमत है। कितने साल से है भाई? जोर से बोलो, कितने साल से? मोदी जी ने पूर्ण बहुमत का उपयोग रिजर्वेशन हटाने में नहीं किया, आरक्षण हटाने में नहीं किया। बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया। बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया। बहुमत का उपयोग राम मंदिर बनाने में किया। बहुमत का उपयोग पीएफआई को खत्म करने में किया। भाई और बहनों, मेरे वीडियो से छेड़खानी कर फेक वीडियो बनाए
और भ्रांति फैलाना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी, ये अच्छा नहीं लगता है। फिर कहते हो कि दिल्ली पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। भाई, एक वीडियो बनाओगे तो और क्या होगा? एक केसीआर मोदी जी से हिसाब मांगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हमले का जवाब राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी तेलंगाना के नागर कुर्नूल में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से संविधान के खतरे का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरा। क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव जो है ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहे हैं और बीजेपी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अगर देश में गरीब लोगों को कुछ मिला, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कुछ मिला, तो उसका कारण ये किताब हमारा संविधान है। अगर आपको सरकार में रोजगार मिलता है, अगर पब्लिक सेक्टर बना, अगर आपको आरक्षण मिला, तो सारा का सारा इस किताब के कारण मिला। इस किताब से पहले आपके लिए हिंदुस्तान में कोई अधिकार नहीं थे। राहुल गांधी के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बीजेपी पर हमलावर हुए। अखिलेश ने यूपी के एटा में कोरोना वैक्सीन का जिक्र कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा ने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए खाकर जनता के जीवन को जोखिम में क्यों डाला? भाजपा ने मानकों पर खरा उतरे बिना समर्थकों की दवाई व अन्य उत्पादकों को बिकने क्यों दिया? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सच्चे सवाल जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले 2 चरणों में हुए मतदान के बाद इंडिया गठबंधन के नेता अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सपा नेता डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम पहले भी कहे थे कि 2024 खत्म होते होते उनकी पार्टी खत्म होती, और ये आप लिख के ले, गारंटी मोदी का नहीं, तेजस्वी का, लिख लीजिए। और जो पहला 2 फेज का जो चुनाव हुआ, एक तरफा हुआ, आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, और ये वाला जो फेज है इसमें तो बीजेपी के होश नींद सब उड़ चुके हैं। और हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि इतना अच्छा रिस्पांस सब जाति सब धर्म का अब तक लोकसभा के चुनाव में हमने नहीं देखा जिस हिसाब का रिस्पांस मिल रहा है। हम कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरी तरीके से अब श्योर हो चुके हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में एनडीए का सफाया और केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी, क्या लगता है आपको जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, लोगों का साथ और साथ मिल रहा है और मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी 3rd फेज के जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाली है। पहले से इस बार लगातार अभी आप अपने उद्बोधन में भी कह रहे हैं कि आपके बार बड़ा अंतराल रहने वाला है। जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? मैं समझती हूँ हमारा यह संघर्ष भी है और साथ में हमारे लिए हम चाहते हैं कि जीत का मार्जिन बढ़े और लगातार लोगों से संपर्क करा गया है और उनको बातें समझाई गई हैं, उनकी बातें सुनी गई हैं और मैं समझती हूँ इस बार जीत का मार्जिन मैनपुरी से बढ़कर आएगा। नेताजी की विरासत संभाल रही हैं आप और पिछले बार भाई इलेक्शन में आपको ही चुना गया यहाँ से, और तो कैसे देख रही है इस बार की इस चुनाव को आप? मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और जो विचारधारा नेताजी द्वारा दी गई है समानता और संपन्नता, इसको हमें बहुत आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है जिससे कि हमारे प्रदेश और हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित हो पाए और कहीं ना कहीं लोग खुशहाली के रास्ते पे चल सके। लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। अब चल रहे चुनाव के बीच भी कांग्रेस को एक और झटका लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद राधिका ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए।
देखिए, आदिकाल से लेकर आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम, रामलल्ला की जन्मभूमि, हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।